हेलो एंड नमस्कार। आप सभी ने पिछले कुछ समय में देखा होगा कि हमारे देश के ज्यादातर पड़ोसी देशों में सत्ता का परिवर्तन हुआ है और सत्ता का परिवर्तन एक खास किस्म के ट्रेंड से हुआ है। वह ट्रेंड है कि युवाओं के द्वारा एक विद्रोह होता है और वह विद्रोह इतना आक्रोशित हो जाता है कि वह सत्ता के परिवर्तन से कम पर राजी नहीं होता है। लेकिन क्या एक युवाओं के विद्रोह से देश में सत्ता परिवर्तन किया जा सकता है? क्या यह मुमकिन है या इनमें किसी विदेशी ताकतों का हाथ भी है? क्या ऐसे विद्रोह से भारत को कोई खतरा है? क्या भारत में भी ऐसे विद्रोह हो सकते हैं? भारत को क्या सचेत रहना चाहिए? आइए इन सभी पर विस्तार से चर्चा करते हैं। आपने देखा होगा एक खास प्रकार का ट्रेंड, वह ट्रेंड ये है कि इन सभी देशों में वहां की वर्तमान गवर्नमेंट के भ्रष्टाचार, वहां की बेरोजगारी, वहां की भुखमरी और वहां की आम जनमानस की समस्याओं और युवाओं में आक्रोश एक आंदोलन की स्थिति लेता है और उस आंदोलन को किसी ना किसी एनजीओ या किसी ना किसी विदेशी फंडित संस्था द्वारा समर्थित किया जाना। आप सबसे पहले म्यांमार में देखते हैं, जहां की लोकतांत्रिक चुनी हुई सरकार को युवाओं द्वारा विद्रोह किया जाता है और वहां पर सेना कंट्रोल करती है, जो कि वर्तमान में वहां पर शासन कर रही। आप श्रीलंका में देखते हैं, वहां की सोशलिस्ट गवर्नमेंट, वहां पर उसके खिलाफ विद्रोह होता है और रिजीम चेंज होता है और वर्तमान में वहां पर कम्युनिस्ट गवर्नमेंट शासन कर रही। आप पाकिस्तान में देखते हैं, वहां पर इमरान खान के नेतृत्व में सत्ता चल रही थी, लेकिन उसके खिलाफ में सड़कों पर युवाओं द्वारा विद्रोह होता है और वहां पर एक पपेट प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के रूप में चुना जाता है। खैर, पाकिस्तान का तो क्या ही कहना, वहां का उसके लिए कोई वैश्विक क्राइटेरिया नहीं है। वह देश अपने आप में ही अलग है। वहां सरकार में कौन है यह निश्चित कर पाना बेहद ही मुश्किल है, क्योंकि वहां पर सत्ता में सेना है या सेना सत्ता के अंडर है, यह निश्चित कर पाना वाकई बहुत मुश्किल है। उसके बाद आप बांग्लादेश में देखते हैं, वहां पर एक आरक्षण के खिलाफ युवाओं द्वारा विद्रोह होता है और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के द्वारा युवा इकट्ठे होते हैं और वहां भी एक विदेशी एनजीओ का समर्थन रहता है और वहां पर वर्तमान शासित गवर्नमेंट शेख हसीना द्वारा, जो कि एक हिंदुस्तान की तरफ टिल्टेड गवर्नमेंट थी, उसको हटाकर वहां पर इंटरिम गवर्नमेंट वर्तमान में शासन कर रही। आप अभी हालिया में नेपाल में देखते हैं, वहां पर भी सेम पैटर्न, युवाओं के द्वारा सोशल मीडिया के बैन होने पर एक विद्रोह आयोजित किया जाता है और वह विद्रोह एक एनजीओ के द्वारा ही समर्थित होता है और वह इतना भयावह हो जाता है कि वहां भी वह सत्ता परिवर्तन ही कर देता है और वहां पर एक इंटरिम गवर्नमेंट इस समय सुशीला कार्की के नेतृत्व में काम कर रही है। यानी यह कहा जा सकता है कि युवा चेंज के लिए काम कर रहे हैं, यानी युवा ज्यादातर देशों में वहां की व्यवस्था को चेंज करने में अपनी अहम भूमिका निभाते दिखाई दे रहे हैं। क्या यह युवा स्वतंत्र हैं? यह सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि प्रथम दृष्टया यह प्रतीत होता है कि इन युवाओं को किसी न किसी एनजीओ या किसी न किसी बाहरी संस्था द्वारा समर्थन अवश्य प्राप्त है। इसमें सबसे बड़ा फैक्टर जो मुझे प्रतीत होता है वह है सुपर पावर की लड़ाई। आपने देखा होगा, जब अमेरिका रशिया का क्लैश चला, तब अमेरिका लगातार मिडिल ईस्ट में सरकारों को गिराता रहा, डिस्टरबेंस पैदा करता रहा। वही वर्तमान परिदृश्य में इस समय अमेरिका
को चुनौती देने की स्थिति में अगर कोई देश है तो वह चाइना है। वर्तमान परिस्थितियों में अगर कहा जाए कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में कोई सुपर पावर है तो वह चाइना है, तो यह बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। चाइना जिस विकास की गति से वर्तमान समय में आगे बढ़ रहा है, अगर वह जारी रहा तो आगे आने वाले 10 से 20 साल में अगर वह वैश्विक पटल पर सुपर पावर बनकर उभरता है तो इसमें किसी को भी अचंभित नहीं होना चाहिए। आइए अब जानते हैं कि हमारे पड़ोसी देशों में ये जो विद्रोह हुए और उनके द्वारा जो सत्ता परिवर्तन हुआ, उसका भारत पर क्या कोई असर पड़ सकता है? क्या भारत में भी कोई आंदोलन ऐसे हो सकते हैं या कभी हुए हैं? तो इन आंदोलनों से जो भारत पर मुख्यतः असर पड़ता मुझे दिखाई पड़ता है, वह है हमारे पड़ोसी देशों में लोकतंत्र का ह्रास होना, जिसकी छत्र छाया हमारे देश पर भी पड़ सकती है। बाकी रही बात आंदोलन की, तो हमारे देश में भी आंदोलन हुए हैं, होते रहे हैं, चाहे आप किसान आंदोलन हो या सीए एनआरसी आंदोलन हो या विभिन्न राज्यों में विभिन्न मुद्दों पर लगातार आंदोलन होते रहे हैं। भारत की एक खूबसूरत बात यह है कि यह एक लोकतांत्रिक देश है। यहाँ जनता द्वारा चुनी हुई सरकार काम करती है और भारत में सरकार में एक स्टेबिलिटी है, वह अपने 5 साल पूरी कर रही है। एंड भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, सबसे ज्यादा आबादी यहाँ निवास करती है एंड सांस्कृतिक रूप से भी समृद्ध देश है। मुझे ऐसा लगता है कि भारत को केवल एक चीज पर निगरानी रखनी चाहिए, वह वैश्विक किसी ताकत का भारत के आंतरिक मुद्दों पर हस्तक्षेप। एक चीज जो भारत के आईटी मिनिस्ट्री को अवश्य करनी चाहिए, वह है विदेशी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जो भारत में संचालित हो रहे हैं, उनके ग्रीवियंसेस सेल और ग्रीवियंसेस हेड को यहाँ पर नियुक्त किया जाना, ताकि कोई भी एंटी सोशल एलिमेंट या कोई भी वैश्विक ताकत अगर भारत के युवाओं या भारत की यूथ को भड़काने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त प्रभावी तरीके से कार्रवाई की जा सके। और भारत के आईटी मंत्रालय को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इस तरीके की अफवाहों और बातों पर लगातार बारीकी सी नजर रखनी चाहिए। रही बात भारत के पड़ोसी देशों में इस डिस्टरबेंस की, तो इससे अवश्य ही भारत के विकास पर एक असर पड़ता है, क्योंकि किसी भी देश के पड़ोसी देश अगर अनस्टेबल हैं तो उसके विकास यात्रा पर गहरा असर पड़ता है। भारत की तो पॉलिसी रही है पड़ोसी देशों को साथ लेकर चलने की। भारत ने बहुत सारे इन्वेस्टमेंट अपने पड़ोसी देशों में कर रखे हैं। इस लगातार बदलती सरकारों और अनस्टेबल गवर्नमेंट जो जनता द्वारा नहीं चुनी गई हैं, उनके साथ लगातार रिश्तों को संजोए रखना या रिश्तों को बनाना एक मुश्किल होता है। यह विदेश मंत्रालय का एक मुश्किल काम रहेगा या होता जा रहा है लगातार हमारे पड़ोसी देशों के साथ। आपको पता है कि भारत एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था है जो वैश्विक पटल पर एक तेजी से उभर रही है। इसके लिए शांति प्रिय पड़ोस होना बहुत जरूरी है, ताकि हम विकास को और तीव्र प्रगति से कर सकें। आप सभी के इन वक्तव्य पर क्या विचार हैं, क्या आप विचार रखते हैं, उसको प्लीज कमेंट करें और आप स्वतंत्र हैं। थैंक यू।